नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉर्म्स विषय पर दिया संबोधन। बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधारों की आवश्यकता पर दिया जोर। कहा, आतंकवादियों को न्यायोचित ठहराने और उन्हें बचाने के लिए किया जा रहा है बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग। विदेश मंत्री आज यूएनएससी में आतंकवाद से निपटने के लिए एक अहम बैठक की करेंगे अध्यक्षता। संसद का शीतकालीन सत्र आज दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। उच्च सदन में ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा प्रस्तावित। बेंगलुरु में G20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक के तीसरे दिन आज भी G20 से जुड़े मेहमानों को देश के टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम से रूबरू होने का मिलेगा मौका। आज G20 डेलीगेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के दौरे पर, जहां भारत के चुनिंदा स्टार्टअप्स अपनी क्षमताओं का करेंगे प्रदर्शन। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में गत विजेता फ्रांस पहुंचा फाइनल में। सेमीफाइनल में मोरक्को को दी शिकस्त। रविवार को अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला जाएगा खिताबी मुकाबला। भारतीय महिला हॉकी टीम ने नेशंस कप के तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से दी मात। लगातार 3 मैच जीतने के बाद भारतीय महिला टीम शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी सेमीफाइनल मैच। चटगांव क्रिकेट टेस्ट में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर बनाए 278 रन। श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर है नाबाद। अक्षर पटेल 14 रन बनाकर आखिरी गेंद पर हुए आउट। चेतेश्वर ने बनाए 90 रन। और लौह पुरुष सरदार पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि। देश की एकता और अखंडता के सूत्रधार सरदार पटेल को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉर्म्स यानी NORMS नॉर्म्स विषय पर अपने संबोधन दिया। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद की चुनौती पर विश्व के ज्यादातर देशों के द्वारा एक साथ आगे आकर सामूहिक प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग अपराधियों को न्यायोचित ठहराने और उन्हें बचाने के लिए किया जा रहा है। Challenge of terrorism, even as the world is coming together with a more collective response, multilateral platforms are being misused to justify and protect perpetrators. Each one of these examples makes a strong case why it should not be business as usual in the multilateral domain. We not only need to increase stakeholdership, but also enhance the effectiveness and credibility of multilateralism in the eyes of the international community and in the eyes of global public opinion. और विदेश मंत्री ने कहा कि 77वें UNGA में हम सभी रिफॉर्म के पक्ष में बढ़ती भावनाओं के साक्षी रहे हैं। हमारी चुनौती इसे ठोस नतीजों में बदलने की है। At the 77th UNGA, we were all witness to a growing sentiment in favor of reform. Our challenge is to translate that into concrete outcomes. The broad dispersal of capabilities and responsibilities has been expressed, for example, in the emergence of the G20. That realization is now steadily percolating through the wider membership of the UN. विदेश मंत्री आज यूएनएससी में आतंकवाद से निपटने के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस उच्च स्तरीय बैठक में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक दृष्टिकोण, चुनौतियां और समाधान पर चर्चा होगी। इससे पहले विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विषय पर बैठक की अध्यक्षता की। ये दोनों विषय सुरक्षा परिषद में भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।
विदेश मंत्री ने कल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ मुलाकात की। एस जयशंकर ने कहा कि यूएन महासचिव के साथ यूएनएससी में सुधार और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा हुई। इसके साथ ही भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एक साथ कार्य करने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक से इतर आर्मेनिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। परम पावन प्रमुख स्वामी महाराज एक मार्गदर्शक और गुरु थे जिन्होंने भारत और दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को प्रेरित किया। एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्हें व्यापक रूप से सम्मान और सराहना मिली। उनका जीवन आध्यात्म और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के कोप्पल में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं तेलंगाना के करीमनगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा दक्षिणी राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इस लिहाज से उनके इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। बेंगलुरु में G20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक के तीसरे दिन आज भी G20 से जुड़े मेहमानों को देश के टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आज G20 डेलीगेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के दौरे पर होगा, जहां पर भारत के चुनिंदा स्टार्टअप्स अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, कराधान प्रणाली, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई, तो महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों पर भी समाधान खोजने पर मंथन हुआ। बेंगलुरु में G20 की पहली फाइनेंस ट्रैक की बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और कराधान प्रणाली पर प्रमुखता से चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय कराधान, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन के मुख्य सत्र के अलावा अधिकारियों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार और हरित प्रौद्योगिकी के वित्त पोषण की आवश्यकता पर भी चर्चा की। बैठक में कुल लगभग 184 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें G20 के साथ साथ 13 आमंत्रित सदस्य और 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इंटरनेशनल टैक्सेशन पे बात हुई, मुख्य तौर पे जहां पर एक देश की कंपनी आईटी सेक्टर के दौर पर वो दूसरे देश में क्रॉस बॉर्डर जो है वहां पर वो सर्विसेज उपलब्ध कराती है, तो उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन, उसके लाभ के ऊपर टैक्सेशन किस तरह से लगे और किस तरह से बांटा जाए। साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा हुई और कि जो अभी महामारी अभी तक हमारे साथ थी और उसके हम अंतिम चरणों में हैं, कुछ देशों में अभी भी उसकी समस्याएं चल रही हैं, पेंडेमिक के कोविड के बारे में, तो आगे इस तरह की समस्या ना आए उसके लिए क्या तैयारी करनी है। बैठक में विश्व को प्रभावित करने वाले महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में आगे की प्राथमिकताओं पर भी सहमति बनी। सबसे ज्यादा समस्या है महंगाई की और इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में सब लोग बढ़ा रहे हैं, उसका क्या परिणाम पड़ रहा है। जो खाद्य पदार्थ हैं और साथ ही साथ ईंधन के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, इसका क्या परिणाम है आर्थिक व्यवस्थाओं पर, लोगों पर, इसके बारे में चर्चा करना। और इसी के साथ साथ किस तरह से एक नीतियों का परस्पर विभिन्न देशों की जो नीतियां हैं उसके बारे में कोऑर्डिनेशन करके इसका प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, जो विपरीत प्रभाव है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई और इसकी प्राथमिकताओं पर एक सहमति बनी। ये भारत के लिए वित्तीय समावेशन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं की सफलता की गाथा को दुनिया के सामने पेश करने का बेहतरीन अवसर है। Digital public infrastructure in terms of identity, in terms of a fast retail payment system, a very efficient retail system, and the data architecture which has worked well for us. Some other countries have also done so, and if we were to say that we adopted a biometric based Aadhaar but also came out with an open source which was curated in IIITB here in Bangalore, the MOSHIP, and several countries have adopted that.
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट, जलवायु, वित्त और क्रिप्टो विनिमय के लिए कुछ समाधान पेश कर सकता है। भारत की अध्यक्षता में G20 के फाइनेंस ट्रैक की पहली बैठक अब समाप्त हो चुकी है। 2 दिनों की इस बैठक में जो प्रायोरिटीज रही हैं वो है दुनिया भर की महंगाई दर, दुनिया भर की ब्याज दर और जो ग्लोबल मंदी आ रही है उसके कुछ समाधान निकालना। स्पष्ट तौर पर एजेंडा तय हो चुका है। अगले 1 साल का 40 से ज्यादा मीटिंग होनी है। 4 मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो आधिकारिक तौर पर जो मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो चर्चा करेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि जो मल्टीलेटरल एजेंसीज का रिफॉर्म्स की बात भारत करता है उस पर कुछ ठोस समाधान निकल पाएगा। साथ ही साथ क्लाइमेट एक्शन पर चीजें जमीन पर आएंगी। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, बेंगलुरु। और अब खबर संसद से है। संसद में आज की कार्यवाही की बात की जाए तो दोनों सदनों में कई अहम विधायी कामकाज सूची में रखे गए हैं। बात राज्यसभा की जाए तो प्रश्नकाल में कई सवालों के उत्तर दिए जाने के साथ ही अहम पत्रावली सदन के पटल पर रखी जानी है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग पर एक चर्चा भी प्रस्तावित है। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल में अहम सवालों पर उत्तर तो दिए जाएंगे ही, साथ ही साथ विधायी कामकाज के तहत 3 बिलों पर आगे की चर्चा और पारित किए जाने की उम्मीद है। समुद्री सुरक्षा के मसले से जुड़ा एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 चर्चा के बाद पारित होना है। वहीं अनुसूचित जनजाति ऑर्डर से जुड़े दूसरे और तीसरे संविधान संशोधन बिल को आगे चर्चा के बाद पारित किया जाना है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नमस्कार। और जैसा कि हम पहले भी आपसे बातचीत कर रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी कामकाज इन दिनों चल रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र इन दिनों चल रहा है। आज के लिहाज से जैसा कि हमने कहा बहुत सारे अहम विधायी कामकाज लिस्टेड हैं। अगर आप बता सकें किन किन लिहाज से ये सारे विधायी जो कामकाज लिस्टेड हैं वो महत्वपूर्ण हैं। जी देखिए असीम, जब से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है हमने देखा है कि कामकाज मोटे तौर पर सुचारू रूप से चला है जी। तमाम मुद्दे को लेकर जरूर विपक्षी दल ने परसों हंगामा किया था, जिसकी वजह से प्रश्नकाल दोनों सदनों में नहीं चल पाया था। कल भी वॉकआउट किया कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने, लेकिन सदन चला और हमने देखा कि प्रश्नकाल में तमाम अहम सवालों के जवाब दिए गए। किस तरह से 5G तकनीक पर देश आगे बढ़ रहा है, जो यूनिकॉर्न सिस्टम है उस पर जवाब दिया गया कि कैसे जो स्टार्टअप नए नए इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं। इन सब पर बहुत विस्तृत जवाब भी हुआ और हमने देखा कि शून्यकाल में तमाम मुद्दों को सांसदों को उठाने का मौका भी लोकसभा में मिला। अब ये देखना होगा कि विपक्षी दलों की आज क्या रणनीति होती है, क्योंकि उनका यह कहना था कि वो एक चर्चा चाहते हैं या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं राज्यसभा में, और उस पर उन्होंने वॉकआउट किया था। अब ऐसे में सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब दोनों सदनों में बयान हो चुका है तब आखिर इस तरह की मांग विपक्ष क्यों कर रहा है। हम जानते हैं कि विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो कल हमने देखा कि जो अनुपूरक मांगे थी, यानी बजट से अलग एक तरह से जो धनराशि चाहिए होती है जिस उस पर सरकार उसके लिए अनुदान मांगे रखती है, वो चर्चा के बाद पारित हुई और उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए बताया कि कैसे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के मुकाबले ज़्यादा मजबूत स्थिति में खड़ी है, कैसे 21 महीनों के निम्नतम स्तर पर इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर पहुंच चुकी है, और जो एक बात कही जाती है कि जो भारतीय रुपया है वो बहुत नीचे गिर गया है। तुलना करके बताया कि देखिए दुनिया भर की जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले उनमें जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा है, दोहरे अंकों में है, जबकि भारतीय रुपये की डॉलर के मुकाबले गिरावट दोहरे अंकों में नहीं है। तो ये भी ये दिखाता है कि कितना हमारे अंदर रेजिलियंस है, कितना हम मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं जी। हम आज के अगर कार्रवाई की बात करें तो निश्चित तौर पर जो अनुसूचित जनजाति में गौड़ जाति को जोड़ने से जुड़ा जो विधेयक है वो उस पर सरकार आगे बढ़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि वो पारित होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो 4 जिले हैं गोरखपुर, संत कबीर नगर और उसके आसपास के जिले, उसमें गौड़ जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा सकेगा। हम कल जानते हैं कि कल एक अहम विधायी कामकाज आगे बढ़ा था, जो आर्बिट्रेशन से जुड़ा जो बिल है, न्यू दिल्ली आर्बिट्रेशन बिल, उस पर कानून मंत्री ने बताया कि कैसे इसका सेंटर दिल्ली में बन जाने से दुनिया भर में जो सिंगापुर हम जाते हैं तमाम कंपनियों को जाना पड़ता है, उसका एक बड़ा हब
दिल्ली बनेगा। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि विधायी कामकाज में भी काफ़ी प्रगति देखने को मिल रही है। आज समुद्री सुरक्षा से जो जुड़ा विधेयक है, एंटी मैरीटाइम बिल, पायरेसी बिल, हो सकता है कि वो पारित कर दिया जाए, चूंकि उस पर चर्चा हुई है, उस पर हमने देखा है कि पेश करने के बाद बात आगे बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर विधायी कामकाज के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी बात ये कि आज एक चर्चा प्रस्तावित है, संक्षिप्त चर्चा। हम जानते हैं कि प्रश्नकाल तो होता ही है, शून्यकाल में सदस्य अपनी बात उठाते हैं, विधायी कामकाज सरकार जो है आगे बढ़ाती है, उस पर कई बार विपक्ष का सहयोग मिलता है, कई बार विपक्ष की आपत्तियां होती है। लेकिन जो एक और महत्वपूर्ण पहलू होता है जब सदन चलता है, लोकसभा या राज्यसभा में एक संक्षिप्त चर्चा कई बार प्रस्तावित की जाती है सहमति के साथ, जिसमें कोई सदस्य उस चर्चा का प्रस्ताव करता है, फिर उस पर जवाब होता है। लोकसभा में नियम 193 के तहत होती है, राज्यसभा में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन यानी संक्षिप्त चर्चा होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि एक चर्चा प्रस्तावित है, तो हो सकता है कि दोपहर बाद उस चर्चा पर आगे बढ़ा जाए। तो निश्चित तौर पर हम विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो आज का भी दिन काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, आपने बहुत ही विस्तार से तमाम विधायी कामकाज के बारे में हमारे दर्शकों को समझा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। गुजरात में नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र 19 दिसंबर से आरंभ होगा। 2 दिवसीय सत्र की शुरुआत में अस्थायी अध्यक्ष सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कल वडोदरा शहर के मिंजलपुर सीट से निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम विधायक योगेश पटेल को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। 20 दिसंबर को सदन के अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, जिसके बाद राज्यपाल सदन को संबोधित करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ के मामले में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला आज एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीआईएसएफ, इमिग्रेशन और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीआईएसएफ दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 6ठा संस्करण काजिंद आज से आयोजित होगा। मेघालय के उमरोई में 28 दिसंबर तक आयोजित इस सैन्य प्रशिक्षण में 11 गोरखा राइफल्स के सैनिक हिस्सा लेंगे। वहीं कजाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। सैन्य अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तन शासनादेश के तहत सकारात्मक सैन्य संबंध आगे बढ़ाना, एक दूसरे की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करना और अर्धशहरी जंगली परिदृश्य में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर कार्य करते हुए एक साथ सैन्य गतिविधियों को आयोजित करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। काजिंद अभ्यास से भारतीय सेना और कजाकिस्तानी सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू भी मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। ये सम्मेलन 5 P's यानी लोग, नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम और परियोजनाओं के मानचित्रण और अभिसरण के चुनिंदा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण पर विचार विमर्श करेगा। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। एनडीएमसी ने स्वच्छता उपलब्धियों में योगदान के लिए अपने क्षेत्र के नागरिकों और संस्थाओं को सम्मानित किया। किन लोगों को मिला यह सम्मान, बता रहे हमारे सहयोगी गिरीश निशाना अपने इस खास रिपोर्ट में। स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नई दिल्ली क्षेत्र के नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने अपने क्षेत्र के नागरिकों और संस्थाओं को सम्मानित किया। एनडीएमसी के अध्यक्ष अमित यादव ने पैरालंपियन और एनडीएमसी ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दीपा मलिक के साथ अपने क्षेत्र के नागरिकों
और संस्थाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। ये सम्मान समारोह बुधवार को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। एनडीएमसी अध्यक्ष ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 3 लाख तक की आबादी की श्रेणी में प्रथम रैंक लेने में दिए गए सहयोग के लिए एनडीएमसी के नागरिकों और संस्थाओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 7 स्टार रेटिंग का लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान भी किया। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन को भी एनडीएमसी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बताया। 2 महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं। एक तो अगले साल 2023 का स्वच्छ सर्वेक्षण जो जनवरी के महीने में होगा, और दूसरा उससे ज्यादा कि G20 का भी समिट यहाँ पे दिल्ली में हो रहा है। इंडिया इज द होस्ट कंट्री फॉर G20 समिट एंड all developed countries are member of the G20 and जब वो आएंगे तो ज़्यादातर लोग नई दिल्ली में ही रहेंगे और ज़्यादातर इवेंट बिल्कुल नई दिल्ली में ही है। आप अगर नई सड़क पार करेंगे नई दिल्ली का मथुरा रोड तो प्रगति मैदान है जहाँ पे इवेंट है, तो इसलिए हमारी दुगनी जिम्मेदारी है। एनडीएमसी द्वारा साफ सफाई और स्वच्छता के आधार पर होटलों, आरडब्ल्यूए, एमटीए अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और कार्यालयों की रैंकिंग के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसके माध्यम से सभी हितधारकों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हुए 3 स्तरीय गुणवत्ता जांच द्वारा उनका उत्साह बढ़ाया गया। इन प्रतियोगिताओं में की गई रैंकिंग के आधार पर पुरस्कार विजेताओं को प्रथम स्थान के लिए 8,000 रुपए, दूसरे स्थान के लिए 4,000 और तीसरे के लिए 3,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। इसके अलावा पेंटिंग, जिंगल मेकिंग, मूवी मेकिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से चुने गए पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। समारोह में कुल 74 पुरस्कार प्रदान किए गए। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश के भविष्य बच्चों की बुनियाद को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद बड़ा कदम उठाया है। देश भर के 14,500 स्कूलों को पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री योजना को बीते 7 सितंबर को मंजूरी दी थी। प्रथम चरण में इस योजना को 5 सालों के लिए 2022 से 2027 तक लागू किया जाएगा। योजना का कुल अनुमानित बजट 27,360 करोड़ रुपए है। वहीं इस बजट में 18,128 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम योजनाओं का ही नतीजा है कि आज देश में मातृ मृत्यु दर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। देश में मातृ मृत्यु दर 2014 से 16 में जो 130 प्रति लाख लाइव बर्थ से घटकर 97 हो गई है। मातृ मृत्यु दर को 0 पर कैसे लाया जाए, इसको लेकर राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से जुड़ी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर सुरक्षित मातृत्व के लिए काम करना होगा ताकि किसी भी माता को प्रसव के दौरान मृत्यु ना हो। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मकसद मातृ मृत्यु दर को कम करना है। उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं से अनुरोध किया कि वो अपने घर के पास पीएचसी में यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें और ये सुनिश्चित करें कि प्रसव अस्पताल में ही हो। कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित भी किया गया। बेहतर काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम को भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अब तक करीब 4 करोड़ गर्भवती महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है। गत 8 वर्षों में माता मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और आज एनएफएचएस डेटा भी दिखा रहा है कि ये माता मृत्यु दर कम हुए हैं। लेकिन फिर भी और बेहतर सेवा मिले और बेहतर हमारे प्रयास आगे जाके माता की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु आज अलग अलग दिशा में, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से स्क्रीनिंग करवाना हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अच्छे ट्रेन करना, डॉक्टरों को ट्रेनिंग देना, उस दिशा में आज ये वर्कशॉप हुआ है। और इस वर्कशॉप का उद्देश्य भी यही है कि माता मृत्यु को कम किया जाए ताकि रोका ही जाए। जन जन के लिए जन औषधि केंद्र। जी हां, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना एक ऐसी व्यवस्था है जहां सस्ती और अच्छी दवाइयां मिलती हैं।
देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र खुल गए हैं, जहां 1800 प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर डायबिटीज, दिल और आपकी जरूरत की सभी दवाइयां 50 से 90% तक सस्ती मिलती है, वो भी आपके घर के बिल्कुल पास। तो कैसे इसका देश भर में विस्तार हो रहा है और कैसे आप जन औषधि केंद्र सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर जन औषधि परियोजना के सीईओ रवि दधीची से बातचीत की हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह ने। हमारे साथ है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के सीईओ रवि दधीच जी। सर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ जन औषधि के बारे में, लेकिन अभी भी कई लोगों में ये लगता है कि ये कहीं आयुर्वेदिक दवा तो नहीं है, उसको लेकर के कई सवाल होते हैं मन में। तो इसको कैसे दूर करेंगे और आगे लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? जन औषधि नाम, क्योंकि औषधि हिंदी शब्द है इसलिए वो एक सामान्य रूप में लोग समझते हैं कि आयुर्वेदिक है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत लिमिटेड इसमें इंक्लूजन है। मोस्टली इसमें दवाइयाँ लगभग 1800 जैसा मैंने बताया, वो दवाइयाँ एलोपैथिक दवाइयाँ हैं। तो जो लोग बीपी, शुगर, डायबिटीज़, कार्डियक, किडनी, इनसे रिलेटेड एलिमेंट्स जो सामान्य तौर पर हैं, उसकी सभी दवाइयों को लोग हमारे जन औषधि केंद्र जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं, हज़ारों की संख्या में, लगभग 8900 केंद्र आज की तारीख में पूरे देश में हैं, वहाँ से लोग इसको ले सकते हैं। और प्रतिदिन लगभग 5 लाख लोग जन औषधि केंद्रों को विजिट करते हैं, वहाँ से अपनी ज़रूरत की दवाइयाँ खरीदते हैं और अपना करीब 50 से 90% जो ब्रांडेड दवाइयों की कीमत है उसके मुकाबले ये सस्ती और गुणवत्ता पूर्वक जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इनको लोग प्राप्त करते हैं। कैसे पहुंचे उस दुकान तक लोग? तो जनौषधि की दुकान या जनौषधि केंद्र को ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका है जनौषधि सुगम ऐप। यदि आप उस सुगम ऐप को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन पर या आईफोन पर सभी पर उपलब्ध है, iOS नेटवर्क उसमें ऐप स्टोर पे, तो उसमें आपको सभी केंद्रों की लोकेशन, पूरे इंडिया में आप किसी भी जगह पर हैं उसकी लोकेशन मिल जाएगी, उसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा और मैप पे उसको आप ट्रैक कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट दुकान को एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे, तो बार बार आप वहाँ से जाकर वो दवाइयाँ ले सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पे भी जाके हमारे सभी केंद्रों की सूची उस पर उपलब्ध है। लगभग सभी ज़िलों में हमारी दुकानें हैं और हर ज़िले में जो नंबर है इन दुकानों का 10 से 15 के बीच में है। कुछ ज़िलों में कम है, वहाँ हम बढ़ाने की इसको कोशिश कर रहे हैं, पर पूरा देशव्यापी ये उपलब्ध है। कोई नंबर, टोल फ्री नंबर जिससे लोग बात कर सके कि हाँ कि किस जगह पे दुकान है, इस तरह कोई नंबर भी? टोल फ्री एक नंबर है 1800-180-8080। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे ऑफिस में पता कर सकते हैं कि हमारा नियरेस्ट, अपनी लोकेशन या अपना पिन कोड नंबर आप यदि बताएंगे तो उसके कितने आसपास के क्षेत्र में जो भी दुकानें हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इससे भी मिल सकती है। अच्छा, और भी इसको और एक्सपैंड करने के लिए पूरे देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा और प्रचार प्रसार हो, तो उसके लिए भविष्य का क्या प्लान है? अभी 8900 दुकानें हैं, 8900, इसको बढ़ा के अभी मार्च तक हम 9300 करने का उद्देश्य रखते हैं, ऑब्जेक्टिव रखते हैं और अगले साल के अंत तक इन दुकानों को बढ़ा के 10,000 दुकानें कर दिया जाएगा। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 को आज ही के दिन सरदार पटेल ने मुंबई में अंतिम सांस ली थी। सरदार पटेल को आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता का सूत्रधार भी माना जाता है। सरदार पटेल ने 565 रियासतों का विलय कराकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। देश के उप प्रधानमंत्री होने के साथ साथ सरदार पटेल ने गृह और सूचना मंत्रालय का भी कामकाज संभाला था। असम के करीमगंज जिले से पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से कुल 39 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स एक एम्बुलेंस और एक जगह अन्य दूसरे वाहन में रखकर ले जाई जा रही थी। असम पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद हैंगरबाड़ी इलाके में खड़ी मणिपुर के नंबर वाली एम्बुलेंस की तलाशी ली गई, जिसमें 50,000 याबा की गोलियां और 200 ग्राम हेरोइन जब्त की गई।
उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा मिर्जापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र के अकोढ़ी गांव के पास प्रयागराज मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। घायलों को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काशी तमिल संगमम के तहत तमिलनाडु के शास्त्र यूनिवर्सिटी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों का मिलन हो रहा है। छात्र एक दूसरे के राज्यों की संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। छात्रों ने डीडी न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। जो कोशिश है देश के प्रधानमंत्री की, वाराणसी के सांसद की, उसको अगर हम देखें तो बड़ा ही सुखद अनुभव होगा। ये हनुमान घाट है और यहाँ पर प्रोफेशनल्स का जो ग्रुप आया हुआ है काशी तमिल संगमम का, उसमें ये कुछ युवा प्रोफेशनल्स हैं, विद्यार्थी हैं और यहाँ पर ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं आए हुए हैं, इनसे मिल रहे हैं। जो इस काशी तमिल संगमम की सोच है उसको किस तरह से धरातल पर उतरता हुआ हम देख रहे हैं। आप आए, आप लोगों ने मुलाकात की इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, कैसा महसूस हो रहा है आपको? So again, right from the very beginning, since we got on train, it's been an amazing experience. It's actually good to come to Kashi and get a glimpse of some parts of India that we haven't seen. It's been an eye-opener. The cruise ride we went on was probably the best experience of my lifetime. So it is good to meet students who have the blessing to witness this on a frequent basis. हम तंजावुर से हैं, which is in the southernmost part of India, और ये लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, which is in the northern state of India. So the connection that we are building as a result of our meeting, जो मुलाकात हुई है इनसे, और वो connection जो है काशी और तमिलनाडु की पौराणिक से ही, and the development of that our PM has initiated is very evident here. फील हो रही है। We all are grateful to meet you all because हमें भी एक एक्सपीरियंस मिल रहा है आप लोगों के कल्चर, आप लोगों के चीज़ों को जानने का, जिससे हमें भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि हम जानते हैं ये काशी तमिल संगम है, यहाँ पे मतलब अलग अलग कल्चर्स के बारे में हमें जानने को मिल रहा है और दो अलग अलग कल्चर्स उनके ट्रेडिशनल जब कनेक्ट होते हैं तो हमें अपने इंडिया को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। ये आधुनिक हैं, युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और यही सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत की। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, हनुमान घाट, वाराणसी। दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिलती नजर आ रही है। तेज हवाओं ने राजधानी के प्रदूषण को और अधिक साफ कर दिया है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 196 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आसमान साफ रहने की संभावना है। आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। 20 दिसंबर तक तापमान में बहुत अधिक गिरावट आने की संभावना नहीं है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा,
डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पेरू में राजनीतिक उथल पुथल के बीच राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। पेरू में पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। प्रदर्शनकारी देश में आम चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान हिंसक झड़पों में कई लोगों की मौत हो गई है। गौरतलब है कि पेरू कई वर्षों तक राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजरा है, जिसमें कई नेताओं पर भ्रष्टाचार, बार बार महाभियोग के प्रयास और राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में कटौती देखी गई है। ये नई कानूनी लड़ाई अक्टूबर में शुरू हुई, जब अभियोजक के कार्यालय ने पेड्रो कैस्टिलो के खिलाफ एक संवैधानिक शिकायत दायर की। उन पर आरोप था कि वो एक आपराधिक संगठन से पाए लाभ के लिए जांच में बाधा डाल रहे हैं। अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में चक्रवाती तूफान से 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने कहा है कि चक्रवात के कारण कई घरों और आसपास को और अस्पतालों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले समय में फिर से तूफान का कहर उठ सकता है। प्रशासन ने तूफान के बढ़ते कहर को देखते हुए लोगों से घरों में ही रहने का आग्रह किया है। अमेरिकी फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। फेड रिजर्व ने पॉलिसी रेट में ½ बढ़ाने का फैसला किया है। फेड रिजर्व ने बेंचमार्क रेट 4.25% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। इस साल लगातार 7वीं बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक महंगाई पर काबू पाने के लिए फेड रिजर्व का यह कदम काफी उपयोगी साबित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका अफ्रीका शिखर सम्मेलन में अफ्रीका के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। जो बाइडेन ने कहा कि अफ्रीकी महाद्वीप में मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ नया समझौता किया गया है, जिसमें अफ्रीकी देशों में $1.3 बिलियन की धनराशि मुहैया कराई जाएगी। बाइडेन ने अफ्रीका के विकास में हर संभव प्रयास का वादा किया। आपको बता दें कि अमेरिका अफ्रीका 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा समेत जलवायु परिवर्तन के विषय पर भी चर्चा शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि राजधानी कीव में रूस की तरफ से हमला फिर से शुरू हो गया है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ड्रोन हमलों के जरिए 2 प्रशासनिक इमारतों को निशाना बनाया गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर हमले को नाकाम कर दिया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की रक्षा के लिए अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों पर जोर देते हुए कहा कि इस सप्ताह रक्षा उपकरण के संबंध में कई महत्वपूर्ण बैठक हुई जो सफल रही है। ज़ेलेंस्की ने 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अलग बैनर के तहत भाग लेने वाले रूसी एथलीटों के विचारों का विरोध किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कोरोना महामारी के खिलाफ उम्मीद जताते हुए कहा है कि अगले वर्ष तक संभावना जताई जा रही है कि इस महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं माना जाएगा। टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन आने वाले समय में कोरोना महामारी के संबंध में बैठक का आयोजन करेगा, जिसमें कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं WHO के आपातकालीन निदेशक ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ अगर बड़ी आबादी का टीकाकरण नहीं हुआ है तो काफी कुछ कार्य करने की अभी भी आवश्यकता है। और अब बात स्टार्टअप इंडिया की। किसान वो है जो हम सभी को अन्न खाना खिलाता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उसकी उपज के लिए उचित सहायता और चैनल उपलब्ध कराए जाएं। काफी ये बातें अहम हो जाती हैं। नासिक का स्टार्टअप वेजा टोगो इनोवेशंस किसानों को सफल लॉजिस्टिक अवसरों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। स्टार्टअप को कृषि श्रेणी के तहत साल 2021 का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार भी मिल चुका है। छोटे और सीमांत किसानों की सबसे बड़ी समस्या अपने उत्पाद को सही कीमत पर बेचना
और उसे बाजार तक पहुंचाने की होती है। अधिकतर सीमांत किसानों को इसके लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित स्टार्टअप वेसाटोगो इनोवेशंस किसानों को और कृषि व्यवसायों के लिए एक ऐसा मंच लेकर आए हैं जिसके जरिए वो अपने उत्पाद को सही कीमत पर बेचने के अलावा उसे कम खर्च पर आसानी से बाजार भी पहुंचा सकते हैं। हमने 2 प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। पहला ग्रामिक एक मोबाइल बेस्ड ऐप है जिसके थ्रू हमारे जो किसान हैं वो अपने आसपास के बाजारों का इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम मार्केट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसी के थ्रू वो डिसीजन ले सकते हैं कि वो कौन से मार्केट में जाना चाहते हैं जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उसी के बाद हम लोग उनको गाड़ियां भी प्रोवाइड करते हैं, एक शेयर्ड व्हीकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू उनका जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंडिचर होता है वो भी कम हो जाता है। जो सेकंड प्लेटफॉर्म हमने बनाया है उसका नाम है FMS और FPO मैनेजमेंट सिस्टम। जो FMS है ये हाईली कस्टमाइज्ड एक डिजिटल SaaS बेस्ड ऑफरिंग है जो हम लोग ये किसान उत्पादक कंपनियां होती हैं या FPOs होती हैं उनको ऑफर करते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी सारी एक्टिविटीज फ्रॉम सीड टू प्लेट मैनेज कर सकते हैं। पहले किसानों को अपने उत्पाद अच्छी क्वालिटी के ना होने पर बेचने के लिए काफी दिक्कत होती थी, लेकिन स्टार्टअप अपने मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को अच्छे मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराता है जिससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने में मुश्किल नहीं होती। वेसाटोगो के संस्थापकों को इसकी शुरुआत करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि किसी का भी संबंध किसान परिवार से नहीं था। इनिशियल फेज में तो ऐसा था कि हम चारों में से कोई भी फार्मिंग बैकग्राउंड का नहीं है, तो इसीलिए हम सभी को पहले तो फील्ड इमर्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। हमें समझने की ज़रूरत पड़ी कि कौन से यूज़र ग्रुप्स है, जैसे कि किसान हो गए, फिर ट्रांसपोर्टर्स हो गए, तो कौन कौन है इकोसिस्टम में। वैल्यू जो हम दे रहे हैं इकोसिस्टम में जिन लोगों को, वो हमें बहुत ही समझदारी के साथ डिलीवर करना था क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो इसीलिए हमें जो भी हम वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं उसकी बहुत अच्छी समझ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार्टअप अपनी ऐप से छोटे किसानों के साथ साथ किसान उत्पादक संगठन को भी सहयोग कर रहा है। डैशबोर्ड के माध्यम से FPO वास्तविक समय में अपने वाहनों को ट्रैक कर सकते हैं। स्टार्टअप के संस्थापकों का कहना है कि फिलहाल उनका फोकस किसान उत्पादक संगठन की ओर अधिक है क्योंकि ये FPO किसानों द्वारा और किसानों के लिए ही चलाए जाते हैं। कृषि हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। वेसाटोगो स्टार्टअप किसान और उनसे जुड़े सभी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है। कह सकते हैं कि आने वाले समय में वेसाटोगो स्टार्टअप जो है वो छोटे किसान और किसान समूह को सशक्त बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। कैमरा पर्सन भगवान पगारे के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज, नासिक, महाराष्ट्र। और वेसाटोगो इनोवेशंस के बारे में और अधिक जानने के लिए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 शनिवार रात 9 बजे DD न्यूज पर, रात 10 बजे DD इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA आज विशेष आवास योजना 2021 के तहत प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों के लिए फ्लैटों के आवंटन के लिए ड्रॉ का आयोजन करेगा। DDA ने एक बयान में कहा है कि ये ड्रॉ स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगा जिनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। DDA ने उपभोक्ताओं सहित आम जनता के लिए ऑनलाइन ड्रॉ दिखाने की भी व्यवस्था की है। DDA के मुताबिक कोई भी आवेदक या आम नागरिक वेब एक्स के जरिए दोपहर 3 बजे से ड्रॉ का लाइव टेलीकास्ट देख सकता है। ये योजना 23 दिसंबर 2021 को शुरू हुई और 10 मार्च 2022 को बंद हो गई। योजना के तहत द्वारका, नरेला, रोहिणी और जसोला सहित अन्य स्थानों में विभिन्न श्रेणियों के कई फ्लैट्स की पेशकश की गई है। बात फुटबॉल की। फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में गत विजेता फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही फ्रांस ने लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है। बुधवार देर रात खेले गए इस मुकाबले में फ्रांस की टीम मोरक्को पर शुरू से ही हावी रही। फ्रांस की ओर से थियो हर्नांडेज ने मैच के 5वें मिनट में पहला गोल करते हुए टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। फ्रांस को दूसरी सफलता दूसरे हाफ में मिली जब रैंडल कोलो मुआनी ने 79वें मिनट में मोरक्को के एक खेमे में गोल दागकर स्कोर को 2-0 पर ला दिया।
इस दौरान मोरक्को की टीम ने बराबरी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगी। फ्रांस अब विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगा। वहीं हार के बाद अब मोरक्को की टीम तीसरे स्थान के लिए शनिवार को क्रोएशिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप के ग्रुप चरण के अंतिम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। बुधवार की शाम खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की तरफ से पहला गोल दीप ग्रेस इक्का ने मुकाबले के 14वें मिनट में किया, जबकि गुरजीत कौर ने 59वें मिनट में दक्षिण अफ्रीका के खेमे में दूसरा गोल दागकर टीम को जीत दिला दी। सेमीफाइनल में भारत का सामना 16 दिसंबर को आयरलैंड के साथ होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जा रहा है। मुकाबले के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर 278 रन बना लिए हैं। मैच में कप्तान लोकेश राहुल ने गिल के साथ मिलकर अच्छी शुरुआत दी। हालांकि गिल 20 रन बनाकर आउट हो गए। गिल के पवेलियन लौटते ही कप्तान राहुल और विराट कोहली भी आउट हो गए। इसके बाद पंत और पुजारा ने भारतीय पारी को संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की। इसके बाद पंत भी 46 रन बनाकर आउट हो गए। पुजारा ने श्रेयस के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। हालांकि पुजारा दिन के अंत में शतक बनाने से ठीक पहले 90 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर नाबाद रहे। दिल्ली के द्वारका में स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में 17वें सालाना स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत हुई। 2 साल कोविड के चलते ये खेल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस वर्ष 2022 में इन्हें आयोजित किया गया। 14 से 16 दिसंबर तक खेले जाने वाले इन खेलों में दिल्ली NCR के 74 विश्वविद्यालय के 20,000 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों के उद्घाटन समारोह में पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर महेश वर्मा और युवा स्पोर्ट्स निशानेबाज काजल सैनी मौजूद थीं। सभी खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट करके अपने अपने विश्वविद्यालय की मौजूदगी दर्ज कराई। इस मौके पर कुछ छात्राओं ने योग का भी शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने खिलाड़ियों को बताया कि खेल उनके जीवन को और बेहतर बनाते हैं। ऐसे में हर किसी को एक खेल जरूर खेलना चाहिए। जो जीवन के अंदर खेलों का महत्व है उसको समझकर कितना शानदार यहाँ उत्सव एक मना रहे हैं खेलों का। खेल से जीवन के अंदर बहुत सी बातें सीखते हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हर व्यक्ति जब फिट होता है तो जो प्रोडक्टिविटी हो जाती है उस परिवार की और वो पूरे प्रदेश और देश की, वो बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत शानदार इस कार्यक्रम के लिए बधाई। और आपके माध्यम से जो स्टूडेंट्स और जो उनके माता पिता सुन रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों से बात करिए, उनके साथ खेलिए, उनके मन की बात जानिए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। वो एक एजुकेशन का बहुत अहम हिस्सा है। हम जानते हैं कि बच्चे जब किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट निखर के निकलें, उनकी एकेडमिक एक्सेलेंस हो। बट स्पोर्ट्स के बिना ये अधूरा है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लासरूम के बाहर सीखने को मिलती हैं। और स्पोर्ट्स तो आज उसकी इम्पोर्टेंस, अहमियत इतनी बढ़ गई है कि बहुत सारी चीज़ें हमें ये सिखाता है। लोग बहुत ज़्यादा गंदी लाइफस्टाइल जीते हैं, लेट उठना, गलत खाना, उस हिसाब से योगा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि योगा सिर्फ हमें अपने आप से नहीं जोड़ता, योगा हर एक डिसीज़ को, हर एक चीज़ को, आजकल योगा में हर एक चीज़ का सल्यूशन है अगर उसको हम अच्छे से फॉलो करें। और आजकल लोग, पहले इतना अवेयर भी नहीं थे लोग योग के बारे में। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसका श्रेय दूंगी कि उन्होंने योगा को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, लोगों के सामने लाया, रिसर्चेज हुई हैं थेरेपेटिक वे में भी। तो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है योगा आजकल के लोगों की लाइफस्टाइल के लिए। और अब बात हेरिटेज वॉक की। हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लेकर चलेंगे छोटे से गांव पाथरा में। पश्चिम बंगाल का ये गांव सैकड़ों साल पुराने अपने मंदिरों के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। एक समय यहां अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित सैकड़ों मंदिर मौजूद थे।
यह है पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले का गांव पाथरा। मिदनापुर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव यहाँ के मंदिरों के लिए जाना जाता है। कंसावती नदी के किनारे बसा पाथरा सैकड़ों साल पुराने कई दर्जन टेराकोटा शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में इतिहास की यात्रा करने के शौकीन लोगों के लिए ये जगह बेहद खास है। यहाँ दोनों हिंदू और जैन धर्मों से जुड़े हुए मंदिर देखने को मिल जाते हैं। मंदिरों के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री से पता चलता है कि ये मंदिर करीब 200 से 300 साल पुराने हैं। पाथरा में ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे मंदिर मौजूद हैं, लेकिन संरक्षण की कमी और कसाई नदी के पानी की चपेट में आने से इनमें से बहुत सारे मंदिर बेहद जर्जर हालत में हैं। बताया जाता है कि पाथरा में एक सूर्य मंदिर भी हुआ करता था। यहाँ जीर्ण अवस्था में समृद्ध टेराकोटा शैली के भगवान कृष्ण, विष्णु और शिव को समर्पित दर्जनों मंदिर मौजूद हैं। इनमें नवरत्न मंदिर, काला चंद का दालान, दुर्गेश्वर मंदिर और पंच शिव मंदिर प्रमुख हैं। पाथरा के बौद्ध संस्कृति से जुड़े होने के भी कई प्रमाण मिलते हैं। मंदिरों के अपने समृद्ध इतिहास की वजह से इस गांव को मंदिरमय पाथरा भी कहा जाता है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने लोग पाथरा आते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात विज्ञान जगत की। साइंस हब में आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोबोट की जो सीवर की जांच और साफ सफाई में मददगार साबित हो सकता है। स्पाइडर जैसे आकार वाला ये रोबोट सीवर की पाइपों के अंदर उबड़ खाबड़ जगहों पर भी ठीक से काम करने में सक्षम है। एक जापानी रोबोटिक्स स्टार्टअप ने सीवर की पाइपों की जांच के लिए SPD-1 नाम के एक रोबोट को तैयार किया है। देखने में ये रोबोट स्पाइडर जैसा लगता है। जापान में बहुत सारे सीवर पाइपों को बने हुए 5 दशक के करीब हो गए हैं। ऐसे में उनकी देखभाल और साफ सफाई रख पाना बेहद अहम है, लेकिन जापान इस काम के लिए सफाई कर्मियों की कमी से जूझ रहा है। फिलहाल सीवर की देखभाल के लिए पहियों वाले रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कई बार इन रोबोट्स को सीवर के अंदर आगे बढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी दिक्कतों से निपटने के लिए इस खास तरह के डिजाइन वाले SPD-1 रोबोट को तैयार किया गया है। अभी हम सीवर के निरीक्षण के उद्देश्य से SPD-1 रोबोट को विकसित कर रहे हैं। भविष्य में हमें उम्मीद है कि ये न केवल निरीक्षण करने में सक्षम होगा, बल्कि सीवर पाइप की मरम्मत भी करेगा, जिसे फिलहाल इंसानों से कराया जा रहा है। ये तुलनात्मक रूप से एक काफी छोटे आकार वाला रोबोट है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई करीब 25 सेंटीमीटर ही है, जबकि इसका वजन केवल 3.5 किलोग्राम है। इस रोबोट में एक 360 डिग्री पर घूमने वाला कैमरा लगा है और इसे किसी भी ऊबड़ खाबड़ सतह पर फंसने से बचाने के लिए इसमें 8 पैर दिए गए हैं। 2024 में जापान में इस रोबोट के बाजार में आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात आपकी सेहत की। धूम्रपान और तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू का सेवन करने वाले अक्सर ये नहीं सोचते हैं कि इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर कितना गंभीर हो सकता है, या फिर उन्हें कैंसर भी हो सकता है। तो क्या होते हैं इनके प्रभाव? मुंह और गले के कैंसर के लक्षण कैसे दिखते हैं? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। मुंह और गले के कैंसर काफी लोगों को प्रभावित करते हैं और विश्व भर में मृत्यु का बड़ा कारण है। मुंह व गले का कैंसर लैरिंक्स, गले, होंठ, मुंह की अंदरूनी सतह, नाक या सैलिवरी ग्लैंड्स में हो सकता है। तंबाकू का सेवन, अधिक मात्रा में धूम्रपान करना या शराब का सेवन करना, इसके अतिरिक्त कई अन्य कारक हैं जिनसे मुंह और गले के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। मुंह और गले का कैंसर आज के दिन में हमारा इस देश में कॉमनेस्ट कैंसर हो गया। सबसे ज़्यादा कैंसर मेल्स में या आदमियों में यही कैंसर है। क्यों इतना ज़्यादा होता जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बीड़ी सिगरेट पीने से भी होता है। कई बार मुंह में अगर दांत ठीक ना हो, दांत खराब हो, नुकीले दांत हो, तो उससे भी हो जाता है। अगर आपके मुंह में छाला पड़ गया, अगर आपके मुंह से थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपके मुंह में जो है कोई ऐसा छाला पड़ गया जिससे दर्द नहीं होता है, तो ये बड़ा डेंजरस लक्षण है। अगर आपके खाने पीने में दर्द होता है तो वो थोड़ा सा डेंजरस लक्षण है। अगर आपकी आवाज़ बदल गई है या अगर आपको खाने पीने से खाना अटकता है तो ये बड़ा डेंजरस लक्षण है। अगर आपका सांस
अटकता है, सांस अंदर खींचने में थोड़ी मुश्किल आती है, तो ये डेंजरस लक्षण है। और अगर आपके बाहर गले की तरफ जो है कोई रसौली बन गई है, कोई गांठ आ गई है, तो ये बड़ा डेंजरस लक्षण है। यदि मुंह और गले का कैंसर होने पर इलाज में विलंब किया जाए तो बीमारी की गंभीरता बढ़ती है और रोगी की जिंदगी के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। मुंह और गले के कैंसर के लक्षणों को लेकर सतर्क रहें, जिससे बीमारी की पहचान जल्द हो सके। भयंकर बीमारी है, अगर इसे बचना है तो तंबाकू का सेवन छोड़ दें। और किसी भी तरीके से अगर तंबाकू लेते हैं, चाहे आप उसको चबाते हैं, चाहे उसको खैनी जर्दा लेते हैं, चाहे आप बीड़ी लेते हैं, चाहे आप सिगरेट लेते हैं, तो उसको प्लीज़ छोड़ दीजिए। हर हॉस्पिटल में, हर डेंटल कॉलेज में अब जो है इसकी सुविधा है कि आप किसी की मदद ले सकें तंबाकू छोड़ने के लिए। उसके बारे में पता करिए। प्रारंभिक अवस्था में बीमारी को पहचान कर यदि कैंसर का सही इलाज करवाया जाए तो रोगी के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है और उसकी जिंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। आवश्यक है कि सावधानी रखें और तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में न करें, जिससे मुंह व गले के कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आगे आप देख सकते हैं मेरी सहयोगी आंचल के साथ समाचार। नमस्कार।